अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले प्रोग्राम जो कि यूनिट 1 के कुछ कंसेप्ट पे था उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और उसकी एग्जांपल्स भी कर ली होंगी। आज के प्रोग्राम हमारा प्रोपोर्शन, प्रॉफिट और लॉस पे है। प्रोपोर्शन और रेशो को लिंक करूंगा मैं और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में अगेन 3 कंसेप्ट प्रोपोर्शन, प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं प्रोपोर्शन से। और प्रोपोर्शन इसका अगला कंसेप्ट है इस यूनिट का। तो अजीज़ तलबा, आपने देखा कि रेशो जो है वो 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान जैसे कि हम उसको कसर की सूरत में लिखते हैं। तो पहली बात यह है कि हमें यह समझना है कि कसर और रेशो में क्या फ़र्क है ताकि हम जो है इसके कंसेप्ट को समझ सकें। जैसे हम देखें 3/4 ये कसर भी लिखते हैं और 3/4 ये हम जो है रेशो में भी लिखते हैं। तो इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब हम कसर की बात करते हैं तो ये एक ही किसी चीज़ का, मसलन ये जो है एक मैंने बॉक्स बनाया और इसके 4 हिस्से। तो जब मैं इसे 3/4 कहता हूँ तो ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शेडेड पोर्शन है 3/4। लेकिन जब मैं रेशो की बात करता हूँ तो ये है 3:4। जब 3:4 कहते हैं तो ये 2 चीज़ें होती हैं। जब हम कसर लेते हैं तो ये किसी एक ही चीज़ का हिस्सा है, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। और जब हम रेशो लेते हैं तो ये 2 चीज़ें हैं। मसलन 3:4, 3 पेन्स 4 बुक्स। अगर किसी स्टूडेंट के पास 3 पेन हैं और 4 किताबें हैं तो हम लिखेंगे 3:4। तो ये 2 चीज़ों के दरमियान रेशो बनती है। और जब हम फ्रैक्शन लेते हैं तो 3/4, तो ये किसी एक ही चीज़ का तीसरा हिस्सा है। 4 में से 3 लिए हमने, तो ये कसर हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ, क्योंकि ये कंसेप्ट भी उसी में से लिया जाता है। प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन दैट इक्वेट्स 2 रेशोज़। तो आपने रेशो पढ़ लिया, तो अब हम 2 रेशोज़ को इक्वेट करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ A:B इज़ इक्वल टू C:D। तो ये रेशो बन गई, ये प्रोपोर्शन बन गई, सॉरी। A:B एक रेशो है जो कि इक्वेट कर रही है C:D को। तो A:B इक्वल टू C:D। तो ये 2 रेशोज़ के दरमियान जो इक्वेशन बनती है, तो इसे हम नाम देते हैं प्रोपोर्शन का। इसकी एग्जांपल भी लेते हैं। 3:2 एज 6:4। तो इसको, इस जो इक्वल का साइन है, इसको एज से, ये जो 4 जो है पॉइंट्स लगाते हैं, इससे जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशो को हमने 2 पॉइंट्स से रिप्रेजेंट किया था ऐसे। तो रेशो और प्रोपोर्शन 2 रेशोज़ के कम्बिनेशन को, या जब 2 रेशोज़ को हम इक्वेट करते हैं तो वो फिर हमारे पास प्रोपोर्शन बनती है। तो यू कैन सी A:B इक्वल टू C:D, और इसकी एग्जांपल है 3:2 as 6:4. We, after getting the concept of proportion, now we are moving towards the concept of terms and components of proportion. अब देखें, जैसे मैंने लिखा था A:B इक्वल टू C:D, तो उसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं A/B इक्वल टू C/D। इसमें देखें A जो है फर्स्ट टर्म है, इसकी B जो है वो सेकंड टर्म है, एंड सिमिलरली C इज़ द थर्ड टर्म एंड D इज़ द फोर्थ टर्म। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है A:B इक्वल टू C:D, और इसमें भी आप A फर्स्ट टर्म, B इसकी सेकंड टर्म, C इसकी थर्ड टर्म है, जबकि D इसकी फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो मिडल टर्म्स हैं इनको हम कहते हैं मीन्स। अब देखें, यहाँ से ब्लू में एक्सट्रीम्स लिखे गए हैं और रेड में मीन्स लिखे गए हैं। तो समटाइम्स हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये अगला कंसेप्ट है, लेकिन आप यहाँ से इसको
समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम्स और मीन्स जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसमें प्रोपोर्शन में रेशियो में हमारे पास दो टर्म्स थी, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कि हम लिखते हैं A:B, जबकि जब हम प्रोपोर्शन में जाते हैं तो हमारे पास चार टर्म्स आ जाती हैं, A:B C:D। A और D इसके एक्सट्रीम्स हैं और B और C इसके मीन्स हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर एक्सट्रीम्स, मिडल टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। नेक्स्ट स्लाइड में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें? फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेशो इक्वल होती है थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो के। सो A/B इक्वल टू C/D। अब ये किसके इक्वल है? जैसे मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये A और D को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? C और D को मल्टीप्लाई करने से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से A:D इज इक्वल टू B:C। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसको स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं आप देखें, इसको मैं अरेज करके आपको दोबारा से बताता हूँ। सेकंड पे जब हम चले जाएं तो अब देखें हमने लिख दिया A/C इज इक्वल टू B/D। अब ये मीन्स को हम स्विच कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो दरमियान वाली टर्म्स हैं ये मीन्स कहलाती हैं। तो मीन्स को स्विच करने का मतलब है B और C को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अगर हम मीन्स को स्विच करेंगे तो A/C इज इक्वल टू B/D, तो फिर भी ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल रहेंगी। पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हम स्विचिंग द मीन्स पे चले गए। तो A/B भी इक्वल होता है C/D के और A/C भी इक्वल होता है B/D के। तो हम मीन्स को भी स्विच कर सकते हैं। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स जैसा कि आप मतलब समझते हैं कि इसको उलट देना। तो ये देखें A/B इज इक्वल टू C/D को जब हम रेसिप्रोकल्स में आएंगे तो हमने इसे उलट दिया, B/A इज इक्वल टू D/C। तो पहले हमने ये समझा कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये इक्वल रहेंगे, अगर हम मीन्स को स्विच कर देंगे फिर भी ये इक्वल रहेंगे, और अगर हम इसमें इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट लेंगे तो फिर भी ये इक्वल रहेंगे। अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, ऐड वन टू बोथ साइड्स। जो ऐड वन मीन के किसी एक को, मसलन ये जो हमारे पास B था इसको हमने ऐड कर दिया ऊपर, और इसी तरह D को ऐड कर दिया ऊपर। A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। तो इस तरह अगर हम ऐड करेंगे तो फिर भी ये इक्वल रहेंगे। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पे। तो प्रोपोर्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अ प्रोपोर्शन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एज एन अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस। एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और दूसरी भी बढ़ जाए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी कम होती है और दूसरी भी कम हो जाए तो फिर भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। तो ये इसकी फर्स्ट टाइप है। ये आपको शो कर रहा है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, या एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अ बस रिक्वायर्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल 280 किलोमीटर्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर द बस टू ट्रैवल 70 किलोमीटर। तो ये हम रेशियो से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें कि हमारे पास 20 लीटर्स पेट्रोल है और बस कितना सफ़र करती है? 280 किलोमीटर। 20 इज इक्वल टू 280 किलोमीटर। यहाँ से हमने ये डाटा ले लिया, 20 लीटर्स एंड 280 किलोमीटर्स। हमें क्या फाइंड करना है? बस ने अगर सफ़र करना है 70 किलोमीटर तो ये Z हमने फाइंड करना है। इट मीन्स, अब देखें यहाँ से आपने ये देखना है कि पहले हमने सफ़र किया था 280 किलोमीटर, और अगर हमारा सफ़र कम हो गया, अगर सफ़र कम हो गया तो लीटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे?
ये भी कम हो जाएंगे। इसलिए इसके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसकी प्रोपोर्शन हम ऐसे बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 20:280 एज x या z (70). ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, मैं आपको दोबारा इसका लिख के देता हूँ। यहाँ लिखते हैं 20 लीटर्स है और इसमें 280 किलोमीटर्स तय होते हैं, तो कितने लीटर पेट्रोल हो ताकि हम 70 लीटर्स तक सफ़र कर सकें। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास। तो हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिल जाएगा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पहला कंसेप्ट था वो आपको मिल गया। अब z को 280 से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो हमें मिल गया 280z इज इक्वल टू 1400। अब हम क्योंकि z पेट्रोल की कीमत फाइंड करना चाहते हैं तो हम 280 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 1400 को 280 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि 7 के टेबल में 7 4 इज़ 28, 7 2 इज़ 14 एंड 0। नौ अब 4 और 20 को जब हमने क्रॉस करना है तो 4 1 इज़ 4, 4 5 इज़ 20, तो हमें मिल गया 5 लीटर। तो अगर हमने 70 किलोमीटर सफ़र तय करना है तो हमें 5 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। तो ये डायरेक्ट रेशो थी जिससे एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो गई। अब इसी तरह की एग्जांपल्स आप अपने इर्द गिर्द ढूंढ सकते हैं और आप किताब में से भी देख के उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन पे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल थी। अ प्रोपोर्शन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी और वन क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द सेकंड क्वांटिटी। तो ये इस तरह है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है। आपने देखा था पिछला जो है वो दोनों क्वांटिटीज़ या तो ऊपर की तरफ जा रही हैं या दोनों ही नीचे की तरफ जा रही हैं। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस ब्राइटनेस डिक्रीजेस। जो हम दूर देखना शुरू करते हैं तो हमारा विजन जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। जो हमारा किसी लाइट से हमारा फासला ज़्यादा होता चला जाता है, हमारा डार्कनेस बढ़ती चली जाती है, ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स स्टे इन अ हॉस्टल, दे हैड अ फूड स्टॉक फॉर 30 days। इफ़ द स्टूडेंट्स आर डबल्ड देन फॉर हाउ मैनी डेज द स्टॉक विल लास्ट। अब ये देखें 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने डाटा कलेक्ट करना होता है कि जो भी क्वेश्चन हो, और कितने दिनों के लिए रहते हैं 30 days के लिए। इफ़ द स्टूडेंट्स आर डबल्ड यानी हमारे पास कितने हो जाएं, डबल करेंगे तो 80 हो गए। देन हाउ मैनी डेज, नंबर ऑफ़ डेज़ हमने फाइंड करने हैं। तो अब देखें नंबर ऑफ़ डेज़ हमने पहले लिख लिया 30 days हों तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 हो गए जिनके लिए खुराक काफ़ी है। अब कितने स्टूडेंट्स हों ताकि खुराक 80 दिन के लिए कितने डेज़ के लिए, 80 स्टूडेंट्स हों तो कितने डेज़ के लिए खुराक हमारे लिए काफ़ी होगी। तो इसकी प्रोपोर्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं 30:40 एज x:80। तो अब आप देखें क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हमें ये मिलेगा। अब हम इसकी इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए मैं इसको एग्जांपल आपको थोड़ा सा मज़ीद आसान करके दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। 30, इसको अगर आप ऊपर की तरफ एरो लगा लेते हैं और इधर आपको मिलेगा, क्योंकि ये इन्वर्स है, ये डिक्रीज़ होगा, एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ होगी, तो ये उलट लग गया। मसलन हमने नंबर ऑफ़ डेज़ 30 थे, 40 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, तो एक साइन ऊपर जाएगा तो दूसरा साइन
नीचे आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हल हुआ है। अब मैं आपको इसकी रेशो बना के इस तरह भी दिखाता हूँ, x is to 30 as 40 is to 80, यानी इस एरो को आपने फॉलो करना है, x is to 30 as 40 is to 80। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x को मल्टीप्लाई किया 80 के साथ और 30 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, और 30 को जब हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 40, इट विल गिव अस 30 मल्टीप्लाइड बाई 40। मल्टीप्लिकेशन का आपको तरीका आता है, ये 2 ज़ीरो हैं, मैं क्विकली इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 ज़ीरो लगा लिए, 3 4 is 12, तो ये हमें मिल गया 1200 इक्वल टू x इज़ टू 80। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा अगला स्टेप हुआ 1200 डिवाइडेड बाई 80, तो 0 को 0 से काट लिया, 4 से हम काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 0। अब हमारे पास 2 और 30 रह गया, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 5 is 10, सो x इज़ इक्वल टू 15। तो हमें ये मिल गया कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद डबल हो जाती है, अगर स्टूडेंट्स की तादाद डबल हो जाती है, यानी 40 से 80 तक आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, कितने, 30 से 15, यानी हमारी खुराक 15 दिन तक चलेगी, जो कि पहले 40 दिन तक, जो 30 दिन तक चलती थी 40 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इस तरह की रेशो जो है इन्वर्स रेशो कहलाती है। कंपाउंड प्रोपोर्शन पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो हम दोनों एरोज़ को ऊपर की तरफ लगाएंगे, और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी तो हम एक एरो को ऊपर की तरफ और एक एरो को नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह के सवालात किसी एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से दूसरी भी इंक्रीज़ कर जाए तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है, किसी एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से दूसरी कम हो जाए तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाती है। तो जब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की, तो इट मीन्स कि इसमें दोनों प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट भी और इन्वर्स भी, दोनों आ रही होती हैं। द प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 2 or more quantities is called a compound proportion, the relationship between 2 or more proportions. So it's not only the quantity, it's between 2 or more proportions. एक डायरेक्ट आ गई, एक इन्वर्स आ गई। तो जब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, अब इसको ज़रा आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। 195 men working 10 hours a day कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days। देखिए 3 क्वांटिटीज़ आ गई हमारे पास। 195 मैन 10 आवर एक दिन में काम करते हैं और 20 दिनों तक काम करते हैं। हाउ मैनी मैन आर एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 15 days। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैन्स इन 15 days इफ़ दे वर्क 13 hours a day। तो अब इस डाटा को हम पहले कंपाइल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें ये कंपाउंड प्रोपोर्शन कैसे बनी और फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर ऑफ़ डेज़ अगर आप देखें तो 20 days है, जो पहला डाटा सेट है हमारा, पहला डाटा सेट, उसमें 195 मैन है, 10 hours हैं, मैन 195, hours 10 एंड नंबर ऑफ़ डेज़ 20। हाउ मैनी मैन मीन्स इट्स एक्स आर एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 15 days। 15 दिनों में कि अगर वो 13 घंटे काम करते हैं तो ये सारे का सारा डाटा हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसके दरमियान प्रोपोर्शन इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखें, मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूँ कि जब भी आपने प्रोपोर्शन बनानी है तो पहला एरो ऊपर की तरफ लगा लें। अब देखें, अगर 195 आदमी हों और वो 10 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है, और अगर वो 13 घंटे काम करें तो दिन आदमी ज़्यादा हो गए या कम हो गए। एक काम को मुकम्मल करने के लिए 195 आदमी हैं जो 10 घंटे एक दिन में काम करते हैं। तो अगर वो काम ज़्यादा कर दें तो इसका मतलब है
नंबर ऑफ मेंस कम हो जाएंगे। तो जो ही हमने आवर्स बढ़ाए, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए, तो आदमियों की तादाद कम हो गई। तो ये इन्वर्स रेशो हो गई, एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी कम हो गई। अब देखें नंबर ऑफ डेज़, अगर हम 20 दिन है तो हम 195 आदमी काम पे लगाते हैं, और अगर हमारे पास दिन कम हो गए हैं, हमने काम को 15 दिनों में ख़त्म करना है, तो आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक चीज़ को हमने कम किया तो दूसरी जो है वो बढ़ गई। तो ये भी इसके अंदर इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गई। तो ये दो प्रोपोर्शंस हमारे पास आ गई, यानी एक सेट डाटा सेट के साथ दो क्वांटिटीज़ एस्टेब्लिश हो गई। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले ये लिखें तो एक स्टेप, और फिर उसके बाद जो है हम इस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। अब एरो को अगर फॉलो कर लेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहाँ से अगर एरो को फॉलो करें तो ये आएगा x इज़ टू 195 एज, अब देखें ये वाली प्रोपोर्शन 10 इज़ टू 13 और ये वाली प्रोपोर्शन 20 इज़ टू 15। तो आप देखें बड़ा आसान सा बन गया आपके पास ये पिक्चर। x इज़ टू 195 is equal to as 10 is to 13 and second one is 20 is to 15। अब हम वही रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये एक्सट्रीम्स हो गए हमारे और ये हो गए हमारे मीन्स। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करते हैं तो ये हमें मिल गया x इज़ टू 13 इज़ टू 15। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज़ टू 13 इज़ टू 15। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करते हैं तो ये हमें मिला 195 इज़ टू 10 इज़ टू 20। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज़ इक्वल टू 20। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे 15 और 13 से, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 195 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 13। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 195 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखें 5 3 इज़ 15, 5 3 इज़ 15, 4 बच गए, 5 9 इज़ 45। तो वहाँ 39 आ गया। अब 39 को भी हम इससे जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9। अब ये 13 आ गया, तो 13 1 इज़ 13, 13 1 इज़ 13। तो आपके पास बच गया x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 200। सो अगर हमने कोई काम 15 दिनों में ख़त्म करना है और 20 की बजाय 15 दिनों में ख़त्म करना है, और हम 10 की बजाय 13 घंटे काम करते हैं, तो हमें कितने लोग चाहिए होंगे? 200 आदमी चाहिए होंगे जो हम काम पे लगाएं। तो ये एग्जांपल थी कंपाउंड प्रोपोर्शन की। इस उम्मीद है कि आप कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस का है। प्रॉफिट, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई चीज़ हमने ख़रीदी और उसको बेचा, कास्ट प्राइस, ख़रीदने को कहते हैं कास्ट प्राइस, और जो हम बेचते हैं तो फिर उसकी सेल प्राइस हो गई। तो अगर हमारी सेल प्राइस कास्ट प्राइस से बड़ी है, ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा, और इसी के अपोजिट अगर सेल प्राइस आपने ख़रीदी ज़्यादा में और बेची कम में तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट इज़ द एक्सेस मनी, दिस इज़ एक्स्ट्रा मनी गेन्ड ओवर द कास्ट प्राइस। मसलन छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ 400 रुपये में ख़रीदी है और उसको 600 रुपये में बेच दिया है, तो कास्ट प्राइस हमारे पास 400 रुपये है और सेल प्राइस हमारे पास 600 रुपये है। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? वेल डन, इट्स 600 माइनस 400 विच इज़ इक्वल टू 200। तो हमारा प्रॉफिट 200 हो गया। तो ये सिंपली इस तरह जो है हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें तो
प्रॉफिट किस पे आता है? सेल प्राइस पे आता है। इसीलिए जब हम प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो जैसा पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे इस केस में मैंने जो एग्जांपल दी 200 आया था, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्विकली अगर हम कर लें, मैंने आपको बताया था कि हमारी कास्ट प्राइस अगर 400 रुपये है, सेल प्राइस हमारी 600 रुपये है, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 200 रुपीज़। तो अब अगर इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो हमें मिलेगा प्रॉफिट कितना आया, 200 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो गए, 2 1 is 2 0 0 2 2 ज़ा 4, अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। तो ये 50% प्रॉफिट हमने ले लिया अगर हमें 200 जो है वो प्रॉफिट होता है। तो ये क्विकली मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दी इसकी। हम इससे आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके और एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं। अ फ्लैट कास्टिंग रुपीज़ 3 lakh was sold for rupees 3,30,000 after 2 years. Find the percentage of profit. हमने 3 लाख में एक फ्लैट खरीदा है और 3,30,000 रुपये में बेच दिया है। तो अब देखें कास्ट प्राइस इसकी कितनी है, 3 लाख रुपये, हमने लिख दिया कास्ट प्राइस इज 3 लाख, इसकी सेल प्राइस 3,30,000 है। फर्स्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कास्ट सेल प्राइस से कास्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो हमारे पास सेल प्राइस इसकी 3,30,000 है, सॉरी यहाँ पे 330 आना चाहिए, माइनस 3 लाख, तो इट इज़ इक्वल टू 30,000। तो 30,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अब हमने इसे कैलकुलेट करनी है इसकी परसेंटेज, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया। क्या फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देखें हमारे पास प्रॉफिट आया 30,000, इसकी कास्ट प्राइस कितनी है 3 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 100 से। तो आप देखें ये 3 0, बल्कि ये 4 0 इन 4 0 के साथ कैंसिल हो गए। अब 3 1 इज़ 3, 3 10 इज़ 30, 10 को 100 से कैंसिल करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, तो इट गिव्स 10%। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ गया 10%। अब हम लॉस की तरफ जाते हैं। अगला कंसेप्ट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर हमारी सेल प्राइस ज़्यादा होती है कास्ट प्राइस से तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर हमारी सेल प्राइस लेस होती है कास्ट प्राइस से तो हमें लॉस हो जाएगा। अब लॉस किस केस में, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है जिसकी कास्ट प्राइस है 400 रुपीज़ और उसकी सेल प्राइस हम बेच देते हैं 300 रुपये में, तो अब हमारे पास लॉस आएगा। तो हमारा लॉस कितना हो गया, 400 माइनस 300 विच इज़ इक्वल टू 100। तो हमारा लॉस 100 रुपीज़ हो गया। तो जब भी सेल प्राइस कास्ट प्राइस से कम होगी तो हमें लॉस होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ टीवी सेट कास्टिंग रुपीज़ 18,000 was sold for rupees 15,500 after 2 years. Find the percentage of loss. तो अब ये दोनों कंसेप्ट लॉस और परसेंटेज को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी प्रॉफिट में भी परसेंटेज कैलकुलेट की, तो जो पिछले कंसेप्ट हैं वो हम आगे यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन भी होती चली जाए।
सेल प्राइस इसमें कितनी है 15,500 रुपीज़, जबकि कास्ट प्राइस एक टीवी सेट की 18,000 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सेल प्राइस कास्ट प्राइस से कम है, इसलिए हमें लॉस होगा। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो हमने कास्ट प्राइस जो हमारे पास है वो है 18,000 रुपीज़। तो 18,000 में से हमने 15,000 माइनस कर दिए, तो आपको मिल गया 2,500 रुपये या 2,500 रुपये हमें लॉस हो गया। तो अब हम लॉस की परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, अगेन लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे देखें कास्ट प्राइस पर 100 मीन्स परसेंट, तो हमें कास्ट प्राइस ऑन 100 हमने ये फाइंड करना है। इफ़ कास्ट प्राइस इज़ दिस, तो हम इसकी परसेंटेज जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमें देखें लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस हमारे पास हुआ 2,500 रुपये, कास्ट प्राइस है हमारे पास 18,000 रुपये और इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। 2 0 से कैंसिल हो गए, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 250 डिवाइडेड बाई 18। तो 250 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गई 13.88। तो इस तरह जिस तरह हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड की, उसी तरह हम जो है लॉस परसेंटेज को भी फाइंड कर लेंगे। अजीज़ तलबा, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने रेशो से शुरू किया और आपको बताया कि रेशो और कसर में क्या फ़र्क होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि रेशो और कसर या फ्रैक्शन का फ़र्क आपको समझ आए। उसके बाद हमने प्रोपोर्शन डेवलप की जो कि दो रेशोज़ की इक्वलिटी पे मुनहसर होती है। प्रोपोर्शन में कंपाउंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन और प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट्स को हमने पढ़ा। प्रॉफिट और लॉस उसकी परसेंटेज भी फाइंड की। तो उम्मीद है कि आप लोग इनकी एग्जांपल्स, जो कि एक एग्जांपल मैंने आपको दी, बाकी एग्जांपल्स आप किताब से सॉल्व करेंगे और इन कंसेप्ट्स को अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।